कोई भी परीक्षा हो उसमें जो सीक्वेंस है, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, NVS हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट का ये कहना होता है कि मैम हम TGT की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली ये क्लासेस जो हैं वो TGT के लिए ही हैं। और मैंने कई बार आपको ये बता भी रखा है कि TGT और प्रोफेसर दोनों का सिलेबस सेम है। TGT और प्रोफेसर दोनों का सिलेबस सेम है और प्रवक्ता का थोड़ा सा यूरोपी कला ज़्यादा है और नेट का सिलेबस बिल्कुल अलग है। यही है सिलेबस। हम किसी भी चीज़ को 2-4 लाइनों में जान लें बहुत है, बहुत ज़्यादा डीप ब्रॉड करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें जो इम्पोर्टेंस ही रखती है जो चीज़, वही हमारे लिए सही है। बहुत ज़्यादा जैसे हमने बहुत से लोगों को सुना और देखा कि बहुत से टीचर से उन्होंने क्लासेस ली, उन्होंने महाराणा प्रताप को पढ़ा डाला, सिकंदर को पढ़ा डाला, एफ्रोदीती को पढ़ा डाला, वीनस को पूरा बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया। हम समझते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? इसका मतलब इसलिए नहीं है कि जो हमें ज़रूरत है, हमारे काम की चीज़ है, वही हमें पढ़ना चाहिए, बाकी का कोई मतलब नहीं है। जैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं, तो सभी तो फेमस है नहीं कि हैं सब। हर व्यक्ति क्या जानता है? नहीं जानता ना। जैसे खान सर हैं, जैसे दृष्टि IAS है, तो ये एक बड़े ब्रांड हैं, बड़े नाम हैं। क्यों है? क्योंकि ये बहुत वर्क किए अपने जीवन में, बहुत संघर्ष से वहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे नहीं कोई पहुँच गया। तो ऐसे सभी ने तो नहीं काम कर लिया, सभी तो नहीं पहुँच गए। तो ऐसे ही सेम चीज़ हमारे परीक्षा में भी है। बहुत चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना होता है। देखिए, हमने आपसे कई बार कहा है कि भाई हमने सिलेक्शन बहुत बार लिया और TGT, PGT, नेट, JRF, प्रोफेसर सब में लिया। तो ऐसा नहीं था कि हम और जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी तुलना में हम ज़्यादा समझदार हैं, ऐसा नहीं है। या और भी टीचर जो आज 55 साल 56 साल के हो गए, सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनसे हम ज़्यादा दिमाग रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे हमें लगता है बहुत कम दिमाग होगा। लेकिन हमने सिर्फ ये चीज़ें पकड़ी कि किससे हमारा चयन हो जाए, किससे हम, जैसे होता नहीं कि बीमार हैं और किस चीज़ से हम ठीक हो सकते हैं, बस उतना ही मैंने गेन किया, उतना ही मैंने पढ़ा, उतना ही मैंने पकड़ा। और वही चीज़ें हम समझते हैं आप भी पकड़िए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है। एक नौकरी हासिल कर लेनी है और अपना जीवन यापन करना है। बहुत ज़्यादा विद्वान बन के, ठीक है, विद्वान मान लीजिए बन भी गए और नौकरी नहीं है, तो उस विद्वत्ता का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें उतना ही पढ़ना है। और एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ, इसमें तनिक संदेह मत करिएगा कि पता नहीं यार ये सफिशिएंट है या नहीं है। बिल्कुल ये दिमाग से डिलीट कर दीजिएगा कि ये मैटर सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल है, सफिशिएंट है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितना मैं कहे जा रही हूँ उतना आप करते चलिएगा, उतना पढ़ते चलिएगा। जैसे आए हुए प्रश्न पत्र हैं, जैसे आपका सिलेबस है, दोनों को आप मिक्स कर लें, उतना पढ़ें, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, जैसे मैंने कल एक महिला को सुना, इत्तेफाक से वो मुझे मिली, कला की ही स्टूडेंट रही, अभी भी स्टूडेंट ही हैं, काफ़ी एक लंबा अरसा हो गया उनको, और मैं टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगी। उन्होंने कहा मैं बहुत दिन से सर के पास पढ़ रही हूँ, लेकिन जब परीक्षा हुई तो मुझे ये पता चला कि सर का पढ़ाया कोई चीज़ फंसा नहीं का मतलब हम लोग आम भाषा में कहते हैं, स्टूडेंट आम भाषा में बोलते हैं, फंसा नहीं मतलब आया नहीं। तो मैंने पूछा कि, कहने लगी कि ऐसा उन्होंने पढ़ाया, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाया और डीप में से भी नहीं आया।
तो बात समझ नहीं आई। और जब मैंने आपकी क्लासों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि काश मैं 2021 में अगर आपसे मिली होती, आप मुझे मिली होती, तो आज मैं यहाँ स्टूडेंट बनकर ना बैठती, आज मैं कहीं टीचर होती। 90 क्वेश्चंस मैंने आपके यूट्यूब से सॉल्व किए, लेकिन चूँकि समय बीत चुका था, नहीं जानकारी थी आपके विषय में, इसलिए आज यहीं के यहीं पड़े हैं। तो मैंने एक चीज़ यही समझा है और मैंने खुद किया है। और आज तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको आराम से मिल जा रही हैं। आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं, इमेजेस देख लेते हैं, बहुत सी किताबें ऐसी आ चुकी हैं अब कि जो सही हैं, सही जानकारी प्रोवाइड करवाती हैं। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे समय में तो मैं दिन भर पढ़ती थी और शाम को रोने लगती थी कि ये देखो, पता नहीं कुछ वहाँ सही मिल रहा है, कुछ यहाँ सही मिल रहा है, किस किताब को मैं मानूं कि ये सही है कि ये सही है। लेकिन वही काम करते करते अभ्यस्त हो गए। जैसे जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो सरवाइव करना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसी में ढल जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं। सेम चीज़ हमारे साथ भी, सेम चीज़ आपके साथ भी होगा। पहली बार पढ़ेंगे तो लगेगा बड़ा टफ है यार, कैसे पढ़ा जा सकता है, और धीरे धीरे वही चीज़ें आपको खुद ही आने लगेंगी, आप खुद ही मास्टर बन जाओगे। सिर्फ करना क्या है, बार बार उन चीज़ों को पढ़ना है, बार बार उन चीज़ों को जानना है, बार बार उसमें घुसना है अंदर, बस बहुत आसान है। तो एक चीज़ का दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड चैप्टर हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसी को हम इसी के अंतर्गत, पहले तो हम इसको इंग्लिश में भी जान लें। आद्य ऐतिहासिक काल कहिए, चाहे प्रो हिस्टोरिक, प्री नहीं, देखिए प्री कहेंगे तो प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा, प्रो कहेंगे तो आद्य ऐतिहासिक हो जाएगा। इसका ध्यान रहे, नहीं पता चला, ये बिल्कुल आपकी थोड़ी सी स्पेलिंग से गड़बड़ी हो सकती है, प्रश्न जा सकता है। तो प्री नहीं, प्रो, प्रो हिस्टोरिक, एज, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक एज। ये हम पढ़ चुके हैं और ये हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम प्रो हिस्टोरिक की बात कर रहे हैं। प्रो हिस्टोरिक एज कहिए या तो प्रोटो हिस्टोरिक भी कह सकते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक, कभी कभी चीजें छोटी छोटी नामों से अलग लगने लगती हैं। प्रोटो हिस्टोरिक, बात समझ में आई? प्री कहिए चाहे प्रो कहिए, चाहे प्रो कहिए चाहे प्रोटो कहिए, सारी बातें एक ही हैं। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं? ये तो एक समय रहा है, काल रहा है। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये जो सिंधु है, जो ये सैंधव है, इसको हम जो बार बार नाम ले रहे हैं, ये आया कहाँ से? आखिर इसके जनक कौन है? इसको पहली बार नाम लेने वाला कौन था? तो इस शब्द का पहली बार नाम या प्रयोग करने वाला जो था
वह पहला पुरातात्विक सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल ने आज हमको ये नाम दिया सिंधु सभ्यता का। तो एक अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि जो सिंधु शब्द है, सिंधु शब्द का पहली बार प्रयोग प्रसिद्ध पुरातात्विक विद, इसमें भी एक प्रश्न है। ये प्रसिद्ध पुरातात्विक विद, क्या यहाँ मैंने कहा कि इसमें भी एक प्रश्न है? वो प्रश्न ये है कि सर जॉन मार्शल क्यों प्रसिद्ध हैं? एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो इन्होंने सिंधु शब्द का पहली बार प्रयोग प्रसिद्ध पुरातात्विक विद सर जॉन मार्शल और कब किया? 1924 में सन 1924 ईस्वी में इन्होंने पहली बार सिंधु शब्द का प्रयोग किया। अच्छा प्रश्न बनता है ये, कब किया? एक प्रश्न ये हो गया। और किसने किया? सिंधु शब्द के जनक कौन है, जन्मदाता कौन है? तो कौन है? सर जॉन मार्शल है। और इसको पहली बार सिंधु शब्द का प्रयोग सिर्फ सर जॉन मार्शल ने किया है, लेकिन इसकी खुदाई पहली बार किसने की? दो प्रश्न यहाँ बनता है। एक, सिंधु शब्द अभी इन्होंने कोई काम नहीं किया सर जॉन मार्शल ने, लेकिन इन्होंने सिर्फ सिंधु शब्द का प्रयोग किया है। और इसकी प्रथम खुदाई करने वाले, प्रथम उत्खनन करने वाले, प्रथम पहली बार देखने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार इसकी खुदाई की। अब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई इन्होंने की है। पहली बार सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने वाले सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। यहाँ पे ना तो हम मोहनजोदड़ो की स्पेशली बात कर रहे हैं और ना हड़प्पा की बात कर रहे हैं। यहाँ सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की। हम इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं, लेकिन इसका जो इससे बेहतर नाम है वह है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता से भी जो बेहतर नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये इन्होंने किया कब? इन्होंने ये काम कब किया? सन 1878 ईस्वी में। सन 1878 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार पूरी सिंधु सभ्यता का उत्खनन शुरू किया। तो एक अच्छा प्रश्न बनता है ये भी। प्रथम खुदाई या उत्खनन कार्य सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। और कब किया? सन 1878 ईस्वी में। यहां से भी आपको दो प्रश्न मिल गए। सिंधु सभ्यता का जो उद्भव होता है या जन्म, तीसरी शताब्दी
शताब्दी ईसा पूर्व में और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में सैंधव सभ्यता का उद्भव होता है, प्राकट्य होता है, यह सामने आती है सैंधव सभ्यता। अब हम बात करते हैं कि इसका जन्म किस देश में होता है। तो इसका जो जन्म होता है, सैंधव सभ्यता का जन्म जो होता है, वह इसका मूल स्थान जो है वह है पाकिस्तान। इसका मूल स्थान क्या है? पाकिस्तान है। और ये आगे चलकर अन्य देशों में भी फैलती है। कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान और कहाँ? भारत। तो इसका जो मूल जन्म हुआ वह पाकिस्तान में हुआ, आगे चलकर यह भारत और अफगानिस्तान में फैलती है। यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये इसका सीक्वेंस है। अब जब तीन ही देश हैं तो इसका जो आकार हो गया वह क्या हो गया? त्रिभुजाकार हो गया। शीर्ष पर यहाँ पर चला आया पाकिस्तान, सेकंड नंबर पर भारत चला आया और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान आ गया। हमने इसको तीसरे नंबर पर क्यों रखा? पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पर क्यों रखा? सेकंड नंबर पर भारत को क्यों रखा? इसको भी समझ लेते हैं। इसका सिर्फ एक मतलब है कि जो इसके मुख्य स्थल थे, मुख्य स्थलों में 2 स्थल थे। एक था आपका हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। एक था आपका हड़प्पा मुख्य स्थलों में और दूसरा था मोहनजोदड़ो। और जो अन्य स्थलों की बात होती है या और भी अच्छे परिपक्व स्थलों की बात होती है, वे 6 थे। तो जिसमें से 4 यहाँ के भी थे, जिसमें से 4 यहाँ के भी थे और कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान में भी था। इसीलिए हम पहला जो स्थान रखते हैं वह पाकिस्तान, सेकंड भारत और तीसरा अफगानिस्तान। इसका जो क्षेत्र विस्तार हुआ वह आकार में त्रिभुजाकार हुआ। इसका जो आकार है, इस सभ्यता का बनावट जो है, इस सभ्यता की पूरी फैलाव जो है वह आकार त्रिभुजाकार है। 3 ही देश हैं इसीलिए त्रिभुजाकार है। अगर कोई एक और देश होता तो ऐसे हो जाता, लेकिन इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और इसका जो पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्रफल है, वह लगभग 13,000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग मीटर में, 12,99,600 बिल्कुल। ये इसका जो एरिया या हम कहेंगे क्षेत्रफल, तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसका जो एक्चुअल क्षेत्रफल है वह 12,99,600 लाख वर्ग मीटर किलोमीटर। ये इसका क्षेत्र विस्तार है। ये वर्ग मीटर है, ये इसको हटा देंगे, वर्ग मीटर। ये इसका एरिया हो गया, क्षेत्र विस्तार हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। अभी तक तो हम सिर्फ ये जान रहे थे इसका जन्म कहाँ हुआ, उद्भव कहाँ हुआ और ये
किन देशों में पनपी, इसके जनक कौन है, इसकी पहली खुदाई किसने की, सब जान लिया इतने में। और ये जितनी लाइनें हैं ये प्रश्नों के माध्यम से पूछी जाती है, पूछी जा चुकी है, पूछी जाएंगी। हमें इसमें कई कलाएं पढ़नी है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कला, इतिहास नहीं है। इतिहास होता तो इतिहास के टीचर इंटर कॉलेजों में ना रखे जाते, कला के ही टीचर इतिहास भी पढ़ा लेते। गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं है। तो सिंधु सभ्यता में हमें पढ़ना क्या है, पहले नंबर पर हमें वास्तुकला पढ़नी है। और यकीन मानिए जितने भी आज टीचर कम टू स्टूडेंट हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनका एक ही रीज़न यही रहा कि वो यही नहीं समझ पाए कि हमें बनना क्या है, कला का टीचर बनना है या इतिहास का बनना है। और यही कारण रहा कि वो आज तक सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि 58 वर्षों के टीचरों को मैंने देखा है पढ़ाते हुए। एक चीज़ ये बताइए कि जो व्यक्ति 2008 से 9 से पढ़ा रहा हो और आज का समय 2024 एंड होने वाला है, और क्या अभी तक कोई परीक्षा ही नहीं हुई, क्या अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया, क्या अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा तो रहे हैं। और ये भी बात है कि हमने कहा एक बार पढ़ाने से, दूसरी बार पढ़ाने से, तीसरी बार, कितनी चीज़ें तो मुझे अभी भी नहीं पता है। हम रोज पढ़ते रहते हैं, रोज ढूंढते रहते हैं तो पता चलती रहती है। तो वो जब 2008 से 9 से पढ़ा रहे हैं और चयन नहीं ले पाए, उसका कारण क्या रहा? उसका कारण एकमात्र यही है कि वो ये नहीं समझ पाए होंगे, जितना मेरी समझदारी कहती है कि हमें कला का टीचर बनना है कि इतिहास का, ये ही नहीं जान पाए और इतिहास से पढ़ाते रह गए। और परीक्षा दे रहे हैं कला की, तो कैसे चयन होगा? कितने चीज़ों को मैंने सुना है, बड़ा ताज्जुब लगता है कि सिलेक्शन के नाम पे 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया फीस। सोचिए कि जो व्यक्ति अपने परिवार का, अपने घर में किसी भी कैंडिडेट का चयन पढ़ा के नहीं करा पाया, ऐसे भी नहीं करा पाया, तो वो क्या ही पढ़ाता होगा अपने स्टूडेंट को। अब आप इतने में खुद समझदार हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। बाकी ये प्रयागराज में ऐसा चल रहा है कि सिलेक्शन के नाम पे 2.5 लाख रुपया फीस टीजीटी के लिए है। बताइए, सोचिए, बड़ी शर्म की बात है कि और पढ़ाते क्या है। अभी एक प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो जो हम आपको रात बिरात, संजा सवेरे, जब भी हमें समय मिलता है, मैं व्हाट्सएप चेक करके आपको उसका आंसर देती हूँ। आज तक उन्होंने कभी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया पता है? पता ही नहीं है तो दे कैसे? चलिए अब हम बात करेंगे हमें पढ़ना क्या है। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हमें पहले नंबर पर लिखा है वास्तुकला। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी वास्तुकला वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरी कला आती है मूर्ति कला, खूब पूछी जाती है। 2 हड़प्पा की मूर्तियां, 2 मोहनजोदड़ो की मूर्तियां, इन्हीं 4 मूर्तियों में ही मामला खत्म हो जाता है पूरी हड़प्पा संस्कृति का। इसलिए ये मूर्तियां हमको खूब पढ़नी है, आघा के पढ़नी है। तो ये भी हमारा हो गया वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हमारा जो तीसरा स्थान है वह है मोहर, जिसको हम कहते हैं सील। पहले भगवान जाने आपको मैं सही बता रही हूँ कि जब मैंने पढ़ा था पहली बार कला को, तो मैंने जब सील पढ़ा तो मुझे समझ ही नहीं आया सील क्या है। मैंने सोचा ये सील क्या है, सिलबट्टा वाला सील है क्या? तो बहुत दिन तक तो पढ़ती तो रही कि इस पे ये चित्र बना है, वो चित्र बना, ये जान नहीं पाई ये सील क्या है। फिर बाद में पढ़ते पढ़ते एक दिन अचानक से दिमाग में आया, अच्छा ये मोहर को ही सील कहा जा रहा है। तब
तो आप समझ सकते हैं बहुत सी चीज़ों को हम लोग जानते हुए भी ना कभी कभी ऐसा लगता है ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, और फिर अपने ऊपर भी हंसी भी आती है कि बताओ हम लोग ये नहीं जान रहे थे ये सील क्या है। जैसे एक यहाँ की मूर्तियां बनती हैं लॉस्ट वैक्स विधि से। सोचो कितना सिंपल शब्द है लॉस्ट वैक्स, मतलब वैक्स को लॉस कर देना, वैक्स को तोड़ देना, वैक्स को खत्म कर देना, मतलब वैक्स मतलब मोम को खत्म कर देने से जो मूर्ति बनती थी वो बाहर निकल आती थी, उसे कहते लॉस्ट वैक्स। अब पढ़ तो लिया, हो भी गया चैन, लेकिन डीपली अध्ययन नहीं रहा कि लॉस्ट वैक्स होता क्या है। ये तो जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे समझ आया कि अच्छा लॉस्ट वैक्स क्या है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम जानते तो हैं लेकिन उसका विस्तार नहीं जानते हैं, और विस्तार जानने से फायदा क्या है। विस्तार जानने से इतना फायदा है कि मान लो उसका हिंदी रूपांतरण आ गया तो हम आसानी से उसका आंसर दे देते हैं, और पता चला एक लाइन का अक्षर अगर पढ़े हैं नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो मूर्ति कला है, खूब पूछी जाती है। जैसे वास्तुकला पूछे तो मूर्ति कला खूब पूछी जाती है। फिर तीसरे नंबर पे मोहरें आती हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। और चौथे, देखिए मैंने बार बार एक बात कही है, कोई भी काम करो, हमने जो गलतियां की उसको ना करना कभी। हमने गलती की, नोट्स तो बहुत बनाए लेकिन ना तो सीक्वेंस से बनाया और ना ही जो है एक नोट्स बनाया, 2500 नोट, दीवार भी हमारे नोट्स बन चुके थे, ये हाल मेरा था। वो काम आप नहीं करिएगा, एक जगह लिखिएगा, वो आपको जीवन पर्यंत काम देगा। तीसरा जो मोहर है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और चौथे नंबर पर हमारा है आभूषण कला। आभूषण, आभूषण मतलब गहने। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गहनों का भी रोल है, कहीं ना कहीं गहनों का भी रोल रहा है। फिर हमारी आती है चित्रकला। चित्रकला ये हमारा पढ़ने का टॉपिक है। एक टॉपिक हमारा है वास्तुकला, मूर्तिकला, मोहर, आभूषण और चित्रकला, 5 हो गए। और इसी जो चित्रकारी है, यही चित्रकारी कहाँ बनी, बर्तन पर। इसीलिए इसको पात्रों की कला, पात्र मीन्स बर्तन, पात्रों की कला बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पात्रों की कला बोलते हैं। अब चित्रकारी कहाँ हुई, बर्तन पर हुई। और इतनी चीजें हमें पढ़नी है और इसके साथ हमें प्लस करना है क्या, सिंधु सभ्यता के स्थल। स्थलों में हमने आपको कहा 2 प्रमुख स्थल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके साथ साथ अन्य स्थलों में 106 बस्तियां प्राप्त हुई, 108 प्राप्त हुई, 6 अन्य परिपक्व स्थल प्राप्त हुए। उसमें से हमको जो ज्यादा पूछा जाने वाला है वह भारत का लोथल है, वह कालीबंगा है, धौलावीरा है, ये सब भारत के स्थल है। और वहां पर हम जो पूछा जाता है पाकिस्तान वाले हिस्से का, वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो उतना ही हम जानेंगे सब, लेकिन मैंने कहा ना कि वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, इस तीनों रूप में हम पूरी कला को रखेंगे ताकि हमें ये ना हो कि भाई सारा कुछ एक ही तरीके से पढ़ते जाना है क्या, गधे की तरह। तो ये हम जाने जरूर कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक, अब हम एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। उसमें हम आपको पहली जो हमारी उपलब्धि रही है सिंधु सभ्यता की, वह रही वास्तुकला। एक दूसरे से कनेक्ट करते चलेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा और
अब तो बहुत बड़ी चीज़ ये हो गई है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं लाइव होकर, वही चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। उससे होता क्या है, एक बार हमने लाइव होके पढ़ लिया और दोबारा हमने क्या किया, खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कहीं जा आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सीधा अपने कान में ब्लूटूथ लीड उड क्या होता है वो सब लगा लिया और लगा के बैठ गए, चुपचाप सुनते जा रहे हैं, सारे काम हमारे हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम सुनने मात्र से हमें गाना बहुत आता है, बहुत। कोई भी गाने 90s के 70s के कोई भी गाने अगर आप कह दें, एक म्यूज़िक बजा दें, तो मैं बता दूंगी कि ये गाना चलने वाला है और इसकी पूरी लिरिक्स मुझे आती है। लेकिन जानते हैं क्यों आती है, इसमें भी मैंने समझा ये क्यों आता है मुझे। वो इसलिए आता है कि वो गाता रहता है, हम भी उसके साथ में गाते रहते हैं। अगर आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसको बोलते जा रहे हैं, अच्छा मैम हड़प्पा कहाँ है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो कहाँ है पाकिस्तान में, ये सब बार बार कहने मात्र से पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाएगा। और नहीं तो पता चला कि एक बार सुन लिया, कोई चीज़ एक बार करते हुए याद आती है। मैं तो कितनी रास्तों में जाती हूँ, भूल जाती हूँ कि इसी रास्ते से गई थी, अभी मुझे अकेले जाना रहे तो मैं कभी ना जा पाऊँ। तो बार बार जब आप खुद से गाना गाना शुरू कर देंगे, आपको वो चीज़ें भूलेंगी नहीं, कभी नहीं भूल सकती। तो हम पहला जो टॉपिक है वहाँ पे वास्तुकला, उसको पढ़ेंगे। फिर हम सैकड़ों सभ्यता अभ्यता, फिर इसके अन्य नाम, फिर इसका समय क्या रहा, ये सब बाद में पढ़ाएंगे। पहले हमारे जो इतने टॉपिक हैं वे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता में वास्तुकला, अब जितनी कलाओं को हमने आपको बताया, चाहे वो चित्रकला रही, चाहे वो मूर्ति कला रही, चाहे वो वास्तुकला रही,